आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है और भी बहुत सारे हम लोग कुछ रिलेशंस देखेंगे नए नए। तो ओम्स लॉ तो खैर हम लोग क्लास 12 में भी इसकी स्टडी किए हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ, कीपिंग ऑल फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन etc सेम और कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference across the two ends of the conductor। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम बहुत जो कुछ फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर है या मैकेनिकल स्ट्रेंस हैं या कुछ और हैं, प्रेशर टेम्परेचर भी, उनको हम अगर एक कांस्टेंट मान के और उसके बाद अगर हम जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या फिर जो भी उस कंडक्टर के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो करती है वो प्रोपोर्शनल होती है जो भी हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जो भी हम उसके अक्रॉस बैटरी या ईएमएफ लगाते हैं उस कंडक्टर के अक्रॉस, वो उसके इक्विवेलेंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बी, वो आई के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बी इज इक्वल टू आर आई हो जाता है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है वो हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होता है और हमारा कांस्टेंट टर्म हमारा आर है यहाँ पे, ठीक है। जिससे बाद में जिसको हम यहाँ पे आर को यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बी इज इक्वल टू आर आई या बी इज इक्वल टू आई आर रिलेशन यहाँ से बन जाता है। अब हमारा जो क्लास 12 से रिलेटेड जो टॉपिक है एनालिटिकल डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम कैसे प्रूफ करेंगे अपने उससे, जो हम लोगों ने पिछले अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म पढ़ा था और जो करंट का टर्म पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन पढ़ा था, उन दोनों को हम लोग यूज़ करके कैसे हम v इज इक्वल टू आई आर को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वी नोट हमको पता है कि वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये फॉर्मूला था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, क्योंकि ई इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज़ द मास ऑफ द चार्ज एंड टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। और हमको पता है कि ई इज इक्वल टू वी बाई एल होता है। जब हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर की कोई लेंथ एल होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, तो वो उसकी वैल्यू जो होती है वो ई इज इक्वल टू वी बाई एल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू ई, अब यहाँ पे देखो वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ था, तो यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो हमने माइनस वी बाई एल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ई की वैल्यू यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, तो ई वी बाई एम एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास इंटू टाउ, तो वी डी इज इक्वल टू ई वी एम एल इंटू टाउ हो जाएगा। फिर उसके बाद है आल्सो पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रिलेशन है वो आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी होता है। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी की वैल्यू क्या है ई वी एम एल डाइट आउट। वी डी की वैल्यू जो है वो यहाँ से उठा के इसमें ई वाली वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। आई इज इक्वल टू ये वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो एन ई स्क्वायर हो जाएगा, ए वी एम एल आउट, ये पूरा रिलेशन यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, बी को अलग कर दिया, बाकी साइड टर्म को एक तरफ कर दिया है इसमें से, ठीक है। तो जो ये एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल है इसको हमने एक ब्रैकेट कर दिया और बी को अलग किया है। अब सर रीज़न समझो, मास ऑफ चार्ज, एम मतलब मास ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक। एल लेंथ है तो कंडक्टर, एक बार जो कंडक्टर चूज़ कर लिया उसकी लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम रहेगा, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस टाइम उस कंडक्टर में उस पोटेंशियल डिफरेंस पे उस चीज़ पे उस करंट पे टाइम वो टाइम वहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सारे टर्म यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सारे टर्म को कांस्टेंट मान लिया यहाँ पे। तो वी हमारा पोटेंशियल जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसको हमने अलग से ले लिया यहाँ पे। तो आई का जो रिलेशन है वो आई इज इक्वल टू ये टर्म इंटू वी। तो जो ये टर्म है इसको हमने बोला 1/r, इस टर्म को बोला हमने 1/r, ये पूरा टर्म 1/r के इक्विवेलेंट है। तो हमने यहाँ पे 1/r लिख दिया, तो 1/r लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये 1/r इंटू वी, तो वी अपॉन आर तो वी अपॉन आर हो गया, तो वी इज इक्वल टू आई आर हो गया। तो यहाँ से हमारा रिलेशन ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू है यहाँ से, तो हमने इसको 1/r लिया था, तो मतलब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा। इज अ कॉन्स्टेंट फॉर
फॉर अ गिवन कंडक्टर, तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये सारे टर्म जो है हमारे लिए कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे इससे डिनोट किया गया। तो अब न्यूमेरिकल्स में आपके जो हैं कई बार ये कुछ इसमें से कुछ वैल्यूज़ दे रखेंगे और आपको रेजिस्टेंस पूछ देंगे, ठीक है। तो V = RI या IR, ये तो फॉर्मूला का क्लास 10 का बहुत ही छोटे लेवल का था। अब जो आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे वो आपके फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये R का रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसे हमने आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस। तो पता है रेजिस्टेंस =ρL/A होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ प्रोटेक्शन होता है उस कंडक्टर का। और रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या फिर उसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। वैसे दो नाम होते हैं, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या फिर रेजिस्टिविटी बोलो, दो नाम होते हैं, ठीक है। और अब एक चीज़ और, तो अब यहाँ से जो है हमारे पास रो जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू होती है m/n/e²τ। तो 12th में जो रिलेशन हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के लिए वो हो जाएगी रो = m/n/e²τ। अभी वो ये कहाँ से निकला है, देखो R = ml/ne²a था। अब R अब इन दोनों को यहाँ से कंपेयर करना है। तो R = ρL/A है, L यहाँ मिल गया, L ये दोनों कॉमन हो गया, A कॉमन हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, यहाँ पर रो बचा है और यहाँ पे क्या होता है m/ne²τ बचा। तो ये रो की वैल्यू इसका मतलब कि m/ne²τ की इक्विवेलेंट होगी। रो = m/ne²τ ये होगा, सिंपल, ठीक है। तो रजिस्टिविटी को हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे और रजिस्टेंस हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट जो है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है। डायमेंशन जो होता है वो ml² t - 3a⁻² होता है। m मास के लिए, l लेंथ के लिए, t टाइम के लिए, a हमारा करंट एम्पियर है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस में पड़ा R उसका जस्ट उल्टा होता है। मीनिंग और फॉर्मूला दोनों सिंपल हुई। इज कॉल्ड कंडक्टेंस डिनोटेड बाई G। इसको हम G से डिनोट करते हैं। तो G = 1/R। जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका उल्टा कर दोगे तो हमको कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो अब रेसिप्रोकल मतलब क्या हो, G अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कितना उस कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे उस कंडक्टर में, जिससे करंट या चार्जेस जो है वो फ्लो ना करें। ये काम होता है, रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। उसका उल्टा कंडक्टेंस है, मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि वो करंट को फ्लो होने नहीं देना चाहता है, और कंडक्टेंस का मतलब है कि करंट को फ्लो होने देना कितना मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, सिंपल मीनिंग। तो G = 1/R हो गया। तो अब R की वैल्यू क्या है, ρL/A है। यहाँ पे 1/R है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो A रो यहाँ पे सॉरी कैपिटल A हो जाएगा, कैपिटल A/ρL हो जाएगा, ठीक है। और इसकी SI यूनिट जो होती है, अब देखो अब चूँकि कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगी, mho हो जाएगी। तो OHM थी रेजिस्टेंस की, तो कंडक्टेंस की हो जाएगी mho उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे ओम था, यहाँ पे ओम इन्वर्स हो जाएगा -1, सिंपल। या आप ओम इन्वर्स ऐसे लिख सकते हो, या फिर AV इन्वर्स लिख सकते हो, या फिर इसको सीमेन बोल सकते हो, या कैपिटल S से। तो ये भी एक यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। आपको जो यूनिट एग्ज़ाम में याद रहे वो लिख सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। जैसे हम लोगों ने अभी कंडक्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और बहुत सारी चीज़ों पे ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो कंडक्टिविटी आ जाएगी तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो है वो यहाँ पे 1/ρ लिख दिया, तो इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा इज, अब रो की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। रो की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रो की वैल्यू देखो ये थी, कहाँ गई ये, रो = mne²τ तक किया था हमने। तो 1/ρ क्या हो जाएगा, ne²τ/m हो जाएगा। वही सेम यहाँ पर रूल अप्लाई किया है। सिग्मा = 1/ρ था, तो रो क्या होता है m/ne²τ। तो उसको उल्टा कर देंगे तो ne²τ/m हो जाएगा, सिंपली, ठीक है। और इसकी जो SI यूनिट है वो ओम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, और
या फिर सीमेन मीटर इनवर्स, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ठीक है। ये आपकी यूनिट्स हैं। तो इसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों में रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। J सिग्मा E, ठीक है। तो I इज इक्वल टू ANEVD होता है, पता है हमको। VD की वैल्यू क्या होती है, EE अपॉन M टाउ होती है। तो हमने VD की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, तो हमारा ये हो गया ANE अपॉन M टाउ हो गया, ठीक है। फिर ANEE है तो E स्क्वायर E अपॉन M टाउ, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास NE स्क्वायर E M टाउ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से A की वैल्यू को I के नीचे ले आएंगे, I अपॉन A हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा NE स्क्वायर E अपॉन M टाउ। ये देखो, अगर हम A को यहाँ भेज देते तो अगर हम A को यहाँ मल्टीप्लाई भेज देते तो हमको ये फिर से फॉर्मूला मिल जाता। बट हम यहाँ पे हम लोग A को इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पे तो I अपॉन A है। अब फिर यहाँ पे NE स्क्वायर E अपॉन M टाउ बचा यहाँ पे, ठीक। ओके, इज इक्वल टू ऊपर हमने E रखा और नीचे और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, NE स्क्वायर टाउ को M के नीचे भेज दिया। तो देखो M अपॉन NE स्क्वायर टाउ भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में हम लोग E अपॉन M अपॉन NE स्क्वायर टाउ भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से जानबूझ के मैनेज इसलिए कर रहे हैं जिससे हमको फॉर्मूला इसके रेस्टोरेंट मिल जाए, और कोई इसका मीनिंग नहीं है। तो एट लास्ट अगर हम M अपॉन NE स्क्वायर टाउ लिखेंगे तो हमारी बात वही पड़ेगी, ये हमारा टर्न ऊपर चला जाएगा तो हमको फिर से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो M अपॉन NE स्क्वायर, अब इसको M अपॉन NE स्क्वायर टाउ लिखेंगे, मतलब ये क्योंकि हमको पता है कि M अपॉन NE स्क्वायर टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, रो होता है। हमने अभी जस्ट देखा है, ये देखो, सॉरी हाँ, सिग्मा देख लो, सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M होता है, और इसकी वैल्यू रो है, मतलब इसका सिग्मा का उल्टा क्या होता है, रो होता है। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो E है ही है, और इसकी वैल्यू हमारी पर रो हो गई यहाँ पे, E अपॉन रो हो गया। और 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा होता है। जस्ट देखा 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा होता है, देखा हमने। तो फॉर्मूला क्या हो गया, और I अपॉन A क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया हमने पढ़ा था ना, करंट डेंसिटी। तो वही हमारा I अपॉन A क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। तो I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो I अपॉन A मतलब J हो गया, और सिग्मा इंटू ई, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द J सिग्मा और E में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एक टर्म है लास्ट, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। जो चार्ज कैरियर होते थे, हमारा चार्ज कैरियर क्या है वहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि हमारे पॉजिटिव आयंस तो मूव कर नहीं पाएंगे, इतने हैवी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो चार्ज कैरियर हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज डिफाइंड है एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर पर यूनिट या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड या पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाई म्यू। ये म्यू है, यू शेप में है ये, हल्का हल्का ये ऐसे निकला हुआ है, ये तो यू म्यू बोलते हैं इसको। तो मोबिलिटी क्या डिफाइंड है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर्टिकुलर चार्ज कैरियर की क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रिक पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। वो उसकी मोबिलिटी को डिफाइन करता है। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी कम मोबिलिटी होगी, और जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा आपकी मोबिलिटी होगी चार्ज कैरियर की। तो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E ये रिलेशन होता है। इसकी यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सीमेन, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी। तो 3 तरह से हम लोग पता है मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर्स में क्या है, अगर कंडक्टिविटी के रेफरेंस से हम बात करें तो द मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, ठीक है। तो इसका सिग्मा जो है, कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा, जिसका सिग्मा जो है ज़्यादा रहे, ठीक है, जिस मटेरियल का सिग्मा हमारा ज़्यादा रहे, बहुत हाई रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है।
इंसुलेटर द मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत स्मॉल रहता है, ठीक है, उस वो हम क्या किस कैटेगरी में डालते हैं, उनको हम इंसुलेटर कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। एंड द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करें, जिन भी मटेरियल्स की, उनको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए नाम से बता दें सेमी कंडक्टर्स। और इसमें एग्जांपल्स समझा, जैसे एक जर्मेनियम हो गया या सिलिकन है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं एक सेमी कंडक्टर के लिए। तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड वे में लाई करती है।